ये कहानी है काली मालकिन और गोरी नौकरानी। कहाँ जा रही है बहू? कहीं नहीं मम्मी जी, मैं बस किचन की तरफ जा रही थी काम करने। तुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू कमरे में जाकर बैठ। क्यों मम्मी जी, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं हुई, तो मैं किचन का काम क्यों नहीं कर सकती? अरे बहू, हमने घर पर काम करने के लिए नौकरानी रख ली है, अब तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मम्मी जी? हाँ, काम वाली अभी बस आती ही होगी, वो सारा काम कर देगी। अच्छा, तब ठीक है मम्मी जी। इसके बाद श्वेता अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद घर की नई काम वाली आकर सारा काम कर देती है। शाम को खाने के वक्त, खाना तो बहुत अच्छा बना है। आज का खाना किसने बनाया है? मैंने भी अभी इस नई नौकरानी को रखा है काम पर, तो आज का खाना इसी ने बनाया है। इसका नाम नीलम है। तो आज तुमने खाना बनाया है? जी, खाना अच्छा बना है। वैसे जितना अच्छा खाना बना लेती हो तुम, उतनी अच्छी दिखती भी हो। धन्यवाद। माँ, हमारे घर की नई नौकरानी तो हमारी भाभी से ज्यादा ही सुंदर है। मेरा मतलब है अच्छी है, गोरी है। हाँ काजल, नीलम को जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये नौकरानी है। वैसे ये बात तो सच है, नीलम को देखकर तो मैं भी धोखा खा गया था। मुझे लगा शायद ये काजल की कोई दोस्त होगी। हमें एक अच्छी नौकरानी मिल गई जो अच्छा खाना भी बनाती है और अच्छी दिखती भी है। क्यों, है ना? हाँ माँ, आपने सही कहा। घर के सब लोग तो आपस में बात कर रहे थे और नीलम भी खड़े खड़े अपनी तारीफ सुन रही थी। लेकिन घर का एक सदस्य था जो चुपचाप बैठा था, जो श्वेता थी। श्वेता घर के लोगों की बातें सुन रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं श्वेता की बुराई और नौकरानी की तारीफें शामिल थी। मेरा खाना हो गया, मैं कमरे में जा रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा भूख नहीं थी। इसके बाद श्वेता वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन नीलम सुबह ही तैयार होकर घर का काम करने आ जाती है। नीलम, तू आज बहुत अच्छी लग रही है। हाँ नीलम, तुम आज अच्छी लग रही हो, बल्कि आज तो तुम मेरी भाभी से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। धन्यवाद आप दोनों का। माँ, कितना अच्छा होता ना अगर हमारी भाभी भी नीलम जितनी सुंदर होती और गोरी होती। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रही है। बहू का काला रंग तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। श्वेता फिर अपने काले रंग की बुराई घर के लोगों से चुपचाप सुन रही थी। आज सबके लिए क्या नाश्ता बनाऊं? जो जल्दी बन जाए वो बना ले नीलम। वैसे ही आज हमें बहुत देर हो गई है। अच्छा ठीक है। नीलम जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाती है। अच्छा सुन नीलम, तुझसे कुछ कहना था। जी कहिए। आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो दोपहर के खाने में कुछ अच्छा बना देना। अच्छा ठीक है। और हाँ श्वेता, मुझे तुझसे भी कुछ कहना था। हाँ बताइए मम्मी जी। तू भी आज थोड़ा अच्छे से तैयार रहना, घर में मेहमान आ रहे हैं। चाहे तो आज थोड़ी ज्यादा क्रीम लगा लेना अपना ये काला रंग ढकने के लिए। तू घर की इकलौती बहू है और मेरे बाद इस घर की मालकिन है, तो उस हिसाब से तैयार होकर आना मेहमानों से मिलने। ठीक है मम्मी जी। श्वेता को फिर अपनी सास की कही बातें दिल पर लग जाती है, लेकिन श्वेता ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद घर पर मेहमान आते हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आने में बड़ी देर कर दिया आप लोगों ने। दरअसल आज हमें बहुत ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, इसलिए हमें देर हो गई। अच्छा, काजल जाकर अपनी भाभी को बुला, उससे कहना मेहमान आ गए हैं। और हाँ, नीलम से भी जाकर कह देना मेहमानों के लिए नाश्ता ले आए। अच्छा ठीक है माँ। थोड़ी देर में नीलम और श्वेता दोनों साथ में मेहमानों के सामने आती है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। और आप सब दोनों कैसे हैं? मम्मी जी आपकी बहुत तारीफें करती हैं। उनकी बातें सुनकर तो मेरा मन बहुत था आपसे मिलने का। श्वेता मेहमानों से बातें करती है और नीलम चुपचाप खड़ी रहती है। वैसे संतोषी, तेरे घर की नौकरानी बातचीत में बहुत अच्छी है और तेरी बहू तो चुपचाप खड़ी है। उसने अभी तक हमसे बात नहीं की। माना कि तेरी बहू बहुत ही सुंदर है, लेकिन घमंड भी ठीक नहीं है। घर आए मेहमानों से बात ना करे। आप किसकी बात कर रही हैं? मेरी बहू इतनी देर से ही तो आपसे बात कर रही है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो इतनी देर से चुपचाप खड़ी है। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये जो चुपचाप खड़ी है ये नीलम है, जो नौकरानी है घर की। और इतनी देर से जो आपसे बात कर रही थी वो मेरी बहू श्वेता है। क्या? ये नौकरानी जैसे दिखने वाली लड़की आपकी बहू है?
और वो जो गोरी और सुंदर सी लड़की खड़ी है वो आपके घर की नौकरानी है? हाँ, अब क्या करे, यही सच है। हमें तो इतनी देर से यही लग रहा था कि नीलम आपकी बहू है और श्वेता आपके घर की नौकरानी। इसके बाद संतोषी बात बदल देती है। अच्छा छोड़िए जी, जो गलतफहमी होनी थी हो गई। आप कुछ खाइए, ये नमकीन बिस्कुट तो लीजिए। ये सब तो हम ले लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आप अपने घर काली बहू कैसे ले आए? अब क्या करूं, जब अंकित ने ही इससे शादी करने की जिद पकड़ ली थी। अच्छा, तो लव मैरिज थी आपके बेटे की, मगर उसकी पसंद ऐसी होगी ये हमें नहीं पता था। आपको यहाँ राय देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर जैसी बहू लानी है वैसी ले आना, लेकिन हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जा सकते हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब श्वेता ने मेहमानों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। देख रही हैं बहन जी, आपकी बहू न सिर्फ काली है, ये तो कड़वा भी बोलती है। जरा भी संस्कार नहीं है इसमें। ऐसी बात करती है घर आए मेहमानों से। जब घर आए मेहमान अच्छी बात ना करे तो उनसे ऐसी ही बात करनी चाहिए। बहू, अब मुंह पर लगाम लगा ले, बहुत बेइज्जती करा ली तूने हमारी। माँ जी, आपको मेरी बातें तो बुरी लग रही हैं, लेकिन इतनी देर से यहाँ जो मेहमान बोले जा रहे थे वो आपको गलत नहीं लगा? तू चुप, अपने कमरे में चली जा चुपचाप से। इतना कहते ही श्वेता वहाँ से गुस्से में चली जाती है और तभी मेहमान भी अपने घर वापस चले जाते हैं। क्या हुआ, आज घर में सबका मुंह लटका हुआ क्यों है? आप घर कब आए अंकित जी? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। बस क्या बताऊं मैं अंकित जी। इसके बाद श्वेता अंकित को आज की सारी कहानी सुनाती है और इसके बाद अपना सारा सामान पैक करके वो कमरे से बाहर चली जाती है। अरे तुम ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। श्वेता और अंकित कमरे के बाहर आते हैं। अब ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? दिन में जितना ड्रामा करना था वो क्या कम था? हाँ भाभी, आज आपने सही नहीं किया। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अब आप अपने घर के लिए गोरी बहू ले आना, नहीं तो अपनी नौकरानी को ही घर की बहू बना लेना। वो ज्यादा अच्छी लग रही है ना आपको। हाँ हाँ ठीक है, चली जा। अरे ये क्या कर रही हैं आप? घर छोड़कर आपको नहीं, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर मैं गोरी नहीं होती तो शायद आपको इतना सब कुछ सुनना नहीं पड़ता। आज तो जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब श्वेता की वजह से ही हुआ है, ना कि नीलम की वजह से। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ माँ और काजल और साथ ही मेहमानों जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण हुआ है। अब इस सब में तुम दोनों खुद को दोषी मत ठहराओ। इसका मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि हम गलत हैं? बिल्कुल, श्वेता काली हो या गोरी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब से श्वेता इस घर में आई है सिर्फ आपके ताने सुन रही है। अगर इस घर में श्वेता को कोई इज्जत नहीं दे सकता तो मैं भी इस घर को छोड़कर श्वेता के साथ जा रहा हूँ। और मैं भी अब इस घर में काम नहीं करूंगी, मैं भी जा रही हूँ। जब तीनों घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तब संतोषी की अक्ल ठिकाने पर आती है। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है? ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मैंने अच्छी खासी बहू को उसके रंग पर ताने देने शुरू कर दिए और मेहमानों के सामने भी उसका पक्ष लेने की जगह मेहमानों की बातों में हाँ में लाई। मुझे माफ कर दे बेटा। वैसे गलती तो मुझसे भी हुई है। माफी मुझसे नहीं, श्वेता से मांगी है। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे भी माफ कर दीजिए भाभी, और प्लीज घर छोड़कर मत जाइए। अगर आप ये वादा करें कि कभी मेरे रंग को लेकर ताने नहीं मारेंगे तभी मैं इस घर में रुकूंगी। हम आज के बाद तुझे कुछ नहीं कहेंगे तो ठीक है, मैं अब कहीं नहीं जा रही। श्वेता के रुकने के फैसले के बाद नीलम और अंकित भी घर में रुक जाते हैं और इस दिन के बाद से कभी घर में श्वेता के काले रंग को लेकर कोई ताना नहीं मारता है। अरे तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे? क्यों, हम तुझसे मिलने नहीं आ सकते? हमारा मन किया और हम चले आए। वो तो ठीक है, मगर पहले खबर तो की होती, मैं तुम लोगों के लिए कुछ इंतजाम करके रखती। पूजा, मोना और नीति तीनों पक्की सहेलियां थी। मोना के पापा इंजीनियर थे तो पूजा के पापा बिजनेसमैन, मगर नीति के पापा एक फैक्ट्री में वॉचमैन थे। मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पा रहे थे। चल यार, आज स्कूल के फ्रेंड का गेट टुगेदर है। नहीं यार, मैं नहीं चल पाऊंगी, आज मेरा मेहंदी का ऑर्डर है। यार तू और तेरी मेहंदी के ऑर्डर, हर वक्त उसी में बिजी रहती है। यार तुझे तो पता ही है ना कि मैं मेहंदी लगाकर ही अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल पाती हूँ, वरना बाबा तो। ये कहते हुए नीति चुप हो गई,
मगर मोना और पूजा समझ गई कि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। उन दोनों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, मगर नीति ने साफ मना कर दिया। कुछ दिन बीते और उन लोगों का स्कूल भी पूरा हो गया। बेटा नीति, अब हम तुमको पढ़ा और लिखा नहीं पाएंगे। जल्दी ही हम तेरी शादी कर देंगे। मगर बाबा, अभी मुझे और पढ़ना है। बेटा, अब मेरी हैसियत नहीं है, तेरी शादी के लिए भी तो दहेज का इंतजाम करना होगा। नीति पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, मगर उसके पापा ने जल्दी ही उसकी शादी कर दी। वहीं उसकी दोनों फ्रेंड मोना और पूजा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गईं। काफी दिनों के बाद आज तीनों सहेलियां मिली थी। अरे, तू क्यों इन सब बातों के बारे में सोच रही है? बता, क्या चल रहा है कॉलेज के बाद? तू तो गायब ही हो गई थी। और नहीं तो क्या, तेरा पता करने की कोशिश की, मगर तेरा कोई फोन नंबर ही नहीं था। वो तो अचानक एक दिन मार्केट में अंकल जी मिल गए और फिर तेरे बारे में पता चला। बस फिर क्या था, पहला मौका देखते ही हम दोनों यहाँ हाजिर। अपनी सहेलियों से बात करने में भी नीति को अजीब लग रहा था, क्योंकि एक तो वो लोग काफी समय के बाद मिली थी, दूसरी की उन लोगों का रहन सहन नीति से कई गुना बेहतर था। नीति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी सहेलियों को क्या कहे और कहाँ बैठाए। तभी नीति की सास वहां आ गई और उन दोनों के लिए चटाई बिछाते हुए बोली, अरे नीति, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी सहेलियां कितनी देर से खड़ी हैं, उन्हें बैठने को तो बोलो। तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो किचन में गई तो उन्होंने देखा घर में दूध ही नहीं है, तो वो उसकी सहेलियों के लिए काली चाय बनाकर ले आई। ये देख नीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर मोना बोली, अरे वाह, आपको कैसे पता कि मैं डाइटिंग पर हूँ? ग्रीन टी या ब्लैक टी ही पीती हूँ। हाँ, ब्लैक टी सेहत के लिए काफी अच्छी होती है। ये कहते हुए दोनों चाय पीने लगी, मगर नीति ने उन्हें रोक दिया। पूजा, मोना, मुझे पता है तुम लोगों को ग्रीन टी ब्लैक टी तो दूर की बात है, दूध में पानी डाली हुई चाय भी नहीं भाती है। खालिस दूध की चाय पीने वाली मेरी सहेलियां पानी की चाय पी रही हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, तू गलत समझ रही है। और हम तेरे घर पर चाय दूध पीने नहीं आए हैं, तुझसे मिलने आई हैं। मेरे घर की हालत तो तुम देख ही रही हो ना। क्या करूं, घर में कमाने वाले केवल एक ही इंसान, तेरे जीजा जी, और खाने वाले 5 जन। कितनी भी मेहनत कर ले पूरा ही नहीं पड़ता, हमेशा किसी न किसी चीज की कमी ही रहती है। कोई बात नहीं, ये तो हर गृहस्थी में होता है यार, ये सब तो चलता रहता है। नहीं यार, मुझे भी कई बार अफसोस होता है, काश बाबा ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया होता तो मैं घर से ही बच्चों को ट्यूशन लेकर घर चलाने की कोशिश करती और अपने पति की थोड़ी मदद कर देती। और ना तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, और घर पर बीमार सास के होते हुए भी मैं बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, हम लोग इतने समय के बाद मिले हैं, देखना कुछ अच्छा ही होगा। ये कहते हुए पूजा हंसती। बहुत दिनों के बाद नीति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। थोड़ी देर में इधर उधर की बातें करने के बाद वो दोनों सहेलियां वहां से चली गईं। यार सच में मुझे नीति के लिए बहुत बुरा लग रहा है, काश हम लोग उसकी मदद कर पाते। हम नीति की मदद करेंगे तो भी कैसे? तुम्हें पता है ना, वो हम लोगों की मदद एक्सेप्ट नहीं करेगी। वही तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। पैसों की मदद तो वो लेगी नहीं। शादी के पहले भी उसकी हमने मदद करने की कोशिश की थी तो उसने मना कर दिया था। फिर क्या करें? तुम्हें याद है, नीति मेहंदी बहुत अच्छी लगाती थी, क्यों ना उसके इसी टैलेंट को हाईलाइट कर दे, और इसके लिए उसे कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा और उसकी पैसों से भी मदद हो जाएगी। मगर हम लोग करेंगे क्या? बस कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर ऐड कर देते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया की पहुंच काफी लंबी है, देखते हैं ये नीति के लिए कितना मददगार होगा। दोनों सहेलियों ने बातें करते हुए अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नीति के नाम का विज्ञापन बनाकर डाल दिया। दोनों की फ्रेंड लिस्ट में काफी सारे लोग थे, तो जल्दी ही सबको नीति के बारे में पता चल गया। एक दुल्हन अपनी शादी की मेहंदी लगवाने वो नीति के घर पहुंची। क्या आपका नाम नीति है?
जी कहिए। कल मेरी शादी है और आज अचानक से मेरी मेहंदी आर्टिस्ट ने आने से मना कर दिया। क्या आप मुझे मेहंदी लगा देंगी? क्या कहा आपने? मैं मेहंदी? मुझे तो किसी को मेहंदी लगाए बरसों हो गए हैं। क्या पता ठीक से लगा पाऊंगी या नहीं। कोई बात नहीं, कैसी भी लगा दीजिएगा। अब मैं लास्ट मोमेंट पर किसे ढूंढूंगी? आप जो भी चार्ज लेंगी मुझे मंजूर है। उस दुल्हन के बार बार फोर्स करने पर नीति उसे मेहंदी लगाने के लिए मान जाती है। बहुत टाइम के बाद उसने मेहंदी लगाई थी, मगर फिर भी मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी थी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मेहंदी इतनी सुंदर लगी है। थैंक्स तो आपको मुझे कहना पड़ेगा। मुझे आपने एक मौका दिया, मगर आप बताएंगे कि आपको कैसे पता चला कि मैं मेहंदी लगाती हूँ? अरे, मैंने अपनी फेसबुक फ्रेंड पूजा की पोस्ट पर आपके बारे में देखा था। उसने आपकी मेहंदी की बहुत तारीफ की थी। ये कहते हुए वो नीति को पैसे देने लगी, मगर नीति ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे, दुल्हन को मेहंदी लगाना तो शगुन होता है, और शगुन के पैसे कैसे? अरे, ये क्या बात हुई? मैं अभी मेरी मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाती तो भी तो मैं उसे पैसे देती ना। मैं अपनी पहचान वालों को भी आपके बारे में बताऊंगी। ये कहकर वो नीति को पैसे देकर चली गई। नीति बहुत खुश थी। वो सोचने लगी कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, मगर मेरी सहेलियों ने मेरे बारे में सोचा। मैं भी ना उस दिन जल्दीबाजी में उनसे उनका नंबर लेना भूल गई, वरना उन्हें फोन लगाकर थैंक यू बोलती। अब ना जाने कब मिलना होगा। नीति ने जिस दुल्हन को मेहंदी लगाई थी, सभी को उसके डिजाइन बहुत पसंद आए थे। दुल्हन की मेहंदी पब्लिसिटी और पूजा और मोना के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐड की वजह से अब नीति के पास बहुत से लोग मेहंदी लगवाने आने लगे थे। नीति अब घर पर ही रहकर अपने पति की मदद कर पाती थी और उसके घर की हालत भी अब सुधर गई थी। ऐसे ही एक बार नीति किसी को मेहंदी लगा रही थी, तभी पूजा और मोना वहां पहुंचे। हम लोगों को भी मेहंदी लगा दोगी क्या? नीति ने बिना देखे ही उन्हें वेट करने को बोला, तो वो लोग हंसने लगे। जैसे ही नीति ने उन लोगों की ओर देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अरे, तुम लोग यहाँ? यार, थैंक यू पूजा, मोना। मैं तुम लोगों का ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुम लोगों ने सच्ची दोस्ती निभाई है। एहसान उतारने का एक तरीका है, हमें भी मेहंदी लगा दो। ये कहते हुए वो हंसने लगी। सच में गरीब दोस्त के घर अमीर सहेलियों ने जाकर उसकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।